प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड बोर्ड का जो कल गणित का प्रश्न पत्र हुआ उसका हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न पत्र को देखकर तो आपको बड़ी खुशी हुई होगी, क्योंकि काफ़ी सरल प्रश्न पत्र इस बार बोर्ड परीक्षा में दिया गया था, काफ़ी आसान था और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया होगा, जिनकी मजबूत तैयारी रही होगी, क्योंकि पेपर बड़ा आसान था, बड़ा एवरेज था। पेपर में ऐसा कुछ कठिन नहीं था कि आप ये कहें कि पेपर कठिन है। चलिए हम देखते हैं कि इसका हम हल देखते हैं, कैसे हम इसको हल करेंगे। तो मेरे पे प्रश्न पत्र तो था नहीं, तो मैंने बच्चों से फ़ोटो सेंड करवाई और फिर उसको एक पेपर पर उतारा है। तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके पास था जी कि 1 से 10 तक जो प्रश्न रहते हैं वो आपको पता है कि वो एक एक नंबर के रहते हैं। तो सेक्शन ए में एक एक नंबर के प्रश्न थे। इसमें बहुविकल्पी भी होते हैं और एक नंबर वाले, और लिखना भी पड़ता है, वैसे प्रश्न भी होते हैं। तो पहला प्रश्न आपके पास था बच्चों कि निम्न में अपरिमेय संख्या बताइए। ये 4 आपके पास ऑप्शन थे, तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए, √3, √4, √4 का मान तो 2 होता है, जिसको आप 2 लिख सकते हैं। 5, ये भी क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, तो इसको आप 5/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। ये तो पहले से ही ऑलरेडी p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। 2 की भी आप 2/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। तो केवल आपके पास पहला ऑप्शन बचा √3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। विकल्प पहला वो आपके लिए सही था, ये आपने कर दिया होगा, बड़ा आसान था। दूसरा प्रश्न ये था कि द्विघात बहुपद की घात क्या होती है। अब द्विघात बहुपद नाम से ही पता है कि वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर आपने लिखा होगा कि द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। इसका विकल्प 3 ठीक था। मेरे पास जो प्रश्न पत्र आया है उसमें विकल्प 3 था, 2 ठीक। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, 4, 10, 16, 22। इसका आपको अगला पद निकालना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, समांतर श्रेणी का पहला पद जिसको हम ए बोलते हैं वो 4 दे रखा है, सारवंतर डी। अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं तो सारवंतर आपका 6 आ गया, 10 में से 4 कम 6, मतलब 6 का गैप है सबके बीच में। तो आपको पांचवा पद बताना है। देखिए 1, 2, 3, 4 पद तो दे रखे, पांचवा पद बताना है। तो पांचवें पद निकालने का सूत्र होता है पहला पद प्लस 4 गुणा सारवंतर। ये आप जानते हैं, समांतर श्रेणी में आपको पढ़ाया था, बस यहाँ पे आपको मान रख देना है। तो ए की जगह पहले पद की जगह 4, सारवंतर है 6, तो 6 चक्को 24 में 4 जोड़ेंगे तो आपको 28 मिलेगा। ठीक, ये विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है, इसका 28 आंसर है। चलिए चौथा प्रश्न ये है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हों तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है, बराबर है, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? वृत्त का परिमाप आप जानते हैं क्या होता है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये आपको सवाल में गिवन है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो हमने बराबर रख दिया, दोनों को बराबर रख दिया। अब देखिए यहाँ से पाई से तो पाई कट जाएगा, 1 r से 1 r कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास? r बराबर 2 इकाई। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही है। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे कितनी आ गई? 2। बहुत आसान था पेपर, ये आपने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। उस घटना के जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जो घटना निश्चित घटित होती है, जैसे बच्चों की सुबह सूरज पूर्व दिशा से निकलेगा, निश्चित घटना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है 1। तो विकल्प नंबर 3 जो है वो आपका सही होगा। ठीक, ये आप जानते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, द्विघात बहुपद आपको दे रखा है x² - 9 = 0। इसको आपको हल करना है, मतलब इसमें आपको x के मान निकालने हैं जिनको रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाती है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है, वो उसके हल कहलाते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण या किसी भी समीकरण के। तो देखिए हमें कैसे निकालना है द्विघात, तो इसलिए बोल रखा है कि यहाँ पे घात 2 है, चर की घात।
अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए, अब मैं 9 को बराबर के उस तरफ ले गया तो प्लस का बन जाएगा, तो x बराबर, अब ये वर्ग बराबर के उस तरफ जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, x के मान आ गए +3 और -3, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो मान निकलते हैं, आप जानते हैं कि +3 का वर्ग करेंगे तब भी आपको 9 मिलेगा और -3 का वर्ग करेंगे तब भी आपको 9 मिलेगा। तो इसके दो मान संभव हैं, तो दोनों मान मैंने यहाँ पे रख दिए। आपको x का ही मान निकालना था, तो ये इसके दो मान निकल गए, +3 और -3। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, यदि cot a बराबर 8/15 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। एक एक नंबर के सवाल है। तो आप जानते हैं कि cot a और tan a में क्या संबंध होता है। cot a बराबर 8/15 दे रखा है और tan a का मान निकालना है। आप जानते हैं कि tan जो होता है वो cot का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ना, ये बात आप जानते हैं। तो tan a बराबर क्या होता है, 1/cot a, उल्टा कर दिया आपने, व्युत्क्रम कर दिया। अब यहाँ पे आपने cot a का मान रख दिया 8/15, अब ये 15 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 15/8, तो ये आ गया आपका tan a का मान कितना आ गया, 15/8। तो ये भी मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में जो अनुपात दे रखा है वो 4:5 दे रखा है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है और उनकी भुजाओं में अनुपात दे रखा है 4:5। तो आप ये संबंध जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी दी गई भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये परिमेय आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात होता है वो उनके भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ भुजाएं दे रखी थी, जिनमें अनुपात 4:5 था, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16/25। तो ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे आप पहले रिलेशन लिख देंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये भुजाओं में अनुपात दे रखा था, यहाँ पे मैंने रखा, तो ये आ गया आपका 4 चौको 16 और 5 पंजे 25, तो 16/25 इसका सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या था कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि देखिए, एक वृत्त दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि उस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, अब कोई बच्चे क्या आपसे किसी बच्चे ने बाहर से देख लिया हो कि कोई बाहर बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बाहर से तो बच्चों 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन पूछा गया है कि बिंदु उसी वृत्त पर स्थित होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, ये इसको P नाम दे देते हैं। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से बच्चों केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके लिए, केवल एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा तो आप जानते हैं ना क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी बंटन को डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, उसका माध्य आपको निकालना है, मीन निकालना है। यदि इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः 45 और 13 हो, माध्यिका आपको 45 दे रखी, क्रमशः की बात की गई है, जो पहले है उसका पहला मान, और बहुलक बराबर 13 दे रखा है, तो आपको माध्य निकालना है। तो आप माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध जानते हैं, क्या होता है। देखिए, ये माध्यिका आपको 45 दे रखी है, बहुलक 13, संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 गुणा माध्य, ये तीनों के बीच संबंध होता है। 1 नंबर का सवाल था, तो यहाँ आपके मान रख देने बस, बहुलक का मान 13, 3 गुणा माध्यिका का मान 45, माइनस 2 गुणा माध्य आपको निकालना है। अब देखिए इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। 45 के 3 में गुणा में 135, माध्य का मान निकालना है तो माध्य को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो माध्य यहाँ बचगा, इधर आ गया, ये बन गया प्लस 2 गुणा माध्य, 13 को मैं उधर ले गया, 135 में से 13 कम करेंगे तो आएगा 122, और माध्य बराबर आएगा 2 गुणा में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में, 2 से जब 122 को काटेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 61 मिलेगा। तो ये आपका माध्य क्या था, 61 था। तो ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत आसान था। चलिए, तो 10 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं, जो एक एक नंबर के थे, बहुत आसान थे, तो ये लगभग आपने सभी कर लिए होंगे। चलिए, अगला सेशन शुरू होता है, 2-2 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं, वो 11 से लेकर 15 तक होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। 11वां प्रश्न आपको दे रखा है, सेक्शन बी में आता है ये, यदि बहुपद ax² माइनस के 8x माइनस 4 के शून्यकों का योग 4 हो तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद है, उसके शून्यकों का योग आपको दे रखा है, तो कैसे इसको निकालेंगे, ये भी बड़ा आसान था। तो बच्चों, सेक्शन बी है 11वां प्रश्न, द्विघात बहुपद आपको दे रखा है,
मान लीजिए उसके दो शून्यक हमने मान लिए अल्फा और बीटा, उसके दो शून्यक हैं। अब शून्यकों और उसके गुणांकों में एक संबंध आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है कि शून्यकों का योग जो होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइनस चिन्ह बाहर लिया। बी का मान जब मैंने तुलना करी, द्विघात जो बहुपद का जो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये उसका सामान्य फॉर्म है, स्टैंडर्ड रूप है ये उसका। तो जब मैंने तुलना करी तो ए बराबर मेरे पास आ गया क्या, यहाँ पे ए बराबर तो यही है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बराबर एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है माइनस का 8, और सी बराबर क्या है यहाँ पे माइनस का 4। तो मैंने, क्योंकि मुझे बहुपदों के शून्यकों का योग पूछा गया है, तो वो होता है माइनस के बी अपॉन ए बराबर, बी की जगह यहाँ पे क्या रखा हमने माइनस का 8, और नीचे ए की जगह तो ए ही रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस माइनस प्लस 8/a। तो हमें शून्यकों का योग आ गया 8/a। लेकिन हमें सवाल में क्या गिवन है बच्चों कि शून्यकों का योग बराबर 4 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो संबंध था उससे 8/a निकाल दिया, ये और ये बराबर होंगे, क्योंकि ये तो आपको क्या क्या रखा है, ये आपको सवाल में गिवन है। तो यहाँ पे मैंने शून्यकों का योग इन दोनों को आपस में बराबर किया, 4 रख दिया। तो यहाँ से मैंने ए का मान निकाला, ए इधर जाएगा, 4 इसके बट्टे में आएगा, तो 4 से जब 8 कटेगा तो बच्चों ये आएगा 4 दूनी 8। तो इस प्रकार आपको ए बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। बहुत आसान था, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। आपको दे रखा है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण है तो सिद्ध कीजिए साइन बी प्लस सी बटे 2 गुणा कॉस ए बटे 2 प्लस कॉस बी प्लस सी बटे 2 गुणा साइन ए बटे 2 बराबर 1। एक तो ये प्रश्न है, इसी में आपको विकल्प दे रखा था, चाहे दूसरा वाला कीजिए। तो दूसरा वाला था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। दोनों में से कोई एक करना था, 2 नंबर का सवाल था। दोनों ही बड़े आसान है, आप लोगों ने जो भी किया होगा पूरा कर लिया होगा। चलिए इसको मैं दोनों पार्ट आपको कराता हूँ। तो सबसे पहले दे रखा है कि किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण आपको गिवन है ए बी सी। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों जो आंतरिक कोण बनते हैं उनका योग आप सभी जानते हैं क्या होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो आपने लिख दिया। अब क्योंकि आपको साइन बी प्लस सी बटे 2 का मान निकालना है तो आपको बी प्लस सी यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए बी प्लस सी, ए को मैं उधर ले गया 180 माइनस के ए, लेकिन आपको तो बी प्लस सी बटे 2 का मान निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, आपको आधा करना पड़ेगा, तभी बटे 2 आएगा। तो दोनों तरफ आधा किया तो ये आधा हो गया, 180 का आधा किया तो कितना होता है 90, और ये ए बटे 2 हो गया। आपको बी प्लस सी का मान कितना मिल गया 90 माइनस का ए बटे 2। अब क्योंकि साइन भी इसमें आ रहा है, क्योंकि देखिए जो चीज़ आपको सिद्ध करनी है बच्चों की वहीं उसी को आपको देखना है। आपको साइन बी प्लस सी बटे 2 और कॉस बी प्लस सी बटे 2 का मान चाहिए, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि दोनों तरफ हमने क्या लिया साइन लेने पर, तो दोनों तरफ जो हम साइन लेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों साइन बी प्लस सी बटे 2 और ये बन जाएगा साइन 90 माइनस ए बटे 2। दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया। आप इसको तो ऐसे उतारा क्योंकि मुझे इसका मान चाहिए था। अब आप इसको जानते हैं, ये बन गया बच्चों साइन 90 माइनस के थीटा। ठीक, ये 90 माइनस का है क्योंकि यहाँ पे ए बटे 2 है, कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस थीटा के बराबर। तो देखिए थीटा की जगह यहाँ पे ए बटे 2 है, तो ये बन गया बच्चों कॉस ए बाई 2। इसको आपने ऐसे बना दिया, बन सकता है, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ रखा है। तो आपको साइन बी प्लस सी बटे 2 का मान मिल गया कॉस ए बटे 2, लेकिन आपको तो कॉस बी प्लस सी बटे 2 का मान भी चाहिए। तो वो भी सिमिलरली इसी तरह जैसे आपने ऊपर किया, दोनों पक्षों में आप कॉस लेंगे, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जैसे हमने साइन का मान निकाला वैसे ही हम कॉस का मान भी निकाल सकते हैं। तो कॉस बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या होगा साइन ए बटे 2। दोनों के मान आपको मिल चुके हैं। अब आप अपने सवाल का जो बायां पक्ष है उसको ले लेंगे आप। ये आपने बायां पक्ष ले लिया क्योंकि आपको सिद्ध करना है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो देखिए अब इसके मान रख देने आपको, कॉस बी प्लस सी बटे 2 का मान आपने ऊपर यहाँ पे साइन बी प्लस सी बटे 2 का मान आपने निकाला है कॉस ए बटे 2, मैंने रख दिया यहाँ पे। इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। प्लस कॉस बी प्लस सी बटे 2 का मान आपने रखा है साइन ए बटे 2 और ये साइन ए बटे 2। अब देखिए इनके आपस में गुणा हुई, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए बटे 2 और ये बन गया साइन स्क्वायर ए बटे 2। और आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। ये सर्वसम्मिका है त्रिकोणमिति की, तो ये बराबर किसके हो गया 1 के। और यही आपको सिद्ध करना था कि इसको 1 के बराबर आपको सिद्ध करना है। दूसरा पार्ट देखते हैं हम। दूसरा पार्ट भी बड़ा आसान है, आपको इसमें भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लाना है, टेन स्क्वायर ए आपको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले मैंने इसका बायां पक्ष ले लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए मैंने यहाँ पे
tan स्क्वायर ए को लिख दिया मैंने 1/cot स्क्वायर ए, क्योंकि आप जानते हैं tan ए बराबर, क्योंकि व्युत्क्रम होता है दोनों में, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो tan ए बराबर होता है 1/cot ए। तो इसके द्वारा मैंने इस tan ए को बदल दिया cot में, तो 1/cot स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा, इन दोनों का एलसीएम cot स्क्वायर ही आएगा, ठीक, ये cot स्क्वायर ही आ जाए। नीचे तो जो है वही चलता रहेगा, नीचे मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल tan में परिवर्तन किया। तो जब cot स्क्वायर ए कॉमन आएगा तो 1 से गुणा होगी तो यहाँ पहुँच जाएगा ये cot स्क्वायर ए प्लस का 1 यहीं बचेगा, और नीचे जो बचा उसको मैंने ऐसे ही उतार दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका नीचे क्या है, 1 है। अब आपको इसको व्यवस्थित करना है, 1 पहुँच गया यहाँ पे, ये पहुँच गया आपका यहाँ पे। तो देखिए ऐसा बन जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 गुणा 1 बटे cot स्क्वायर ए गुणा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। 1 प्लस cot स्क्वायर ए से 1 प्लस cot स्क्वायर ए कट गया, बचेगा 1/cot स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होता है, ये आप जानते हैं tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। और यही आप, क्योंकि इसी संबंध से, तो यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पार्ट हम देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 या 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो ये बिंदु को नाम दे दीजिए, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसको आपको जांच करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। मान लीजिए त्रिभुज है ABC, तो समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आपको केवल दो भुजाएं आपस में बराबर दिखा देनी है, कोई सी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये दो भी हो सकती हैं। यदि आपने दो भुजाएं बराबर दिखा दी तो आप कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हमने इसकी जांच कर ली। तो कैसे हम इसको करेंगे, हम चलिए उसको हम देखते हैं। तो बच्चों मान लीजिए वो त्रिभुज हो गया, इसके बिंदु आपको दे रखे हैं। ए बराबर दे रखा है आपको 5 - 2, बी बराबर आपको दे रखा है 6, 4 और सी बराबर आपको दे रखा है बच्चों 7, -2। आपको जांच करनी है कि क्या ये दोनों, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो इसकी भुजाएं हम निकाल लेते हैं। भुजाएं इसकी ए बी है। आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र आप सभी जानते हैं, कैसे निकलेगा। पहले मैं ए बी का मान निकालूंगा। तो आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है ए बी, क्योंकि आपको उसका मान निकालना है। तो ए बी बराबर क्या होता है बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - के x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 - के y2 का होल स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। तो वो मतलब मैंने यहाँ पे सूत्र लगा दिया। देखिए ये बन जाएगा आपका x1 और दूसरा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में दूसरा होता है y वाला, तो y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। तो इन दोनों में जब हम ये सूत्र लगाएंगे दूरी सूत्र, तो देखिए कैसे निकलेगा। ये मैंने सूत्र लगाया x1 - के x2 का होल स्क्वायर, तो ये x1 ये x2। तो देखिए ये लगाया मैंने, ये 5 - के 6 का वर्ग प्लस के y1 - y2 का वर्ग। तो y1 है यहाँ पे -2 और माइनस के y2 का वर्ग 4 का वर्ग। ठीक, तो देखिए 6 में से 5 का -1 का वर्ग आएगा और 4 में ये प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग। तो जिसको खोलेंगे आप तो 1 का वर्ग तो माइनस का वर्ग तो 1 ही आएगा, 6 का वर्ग 36 आएगा, 36 और 1 37, √37 आपको मिल गया। आपने ए बी का मान कितना निकाल दिया, √37 दूरी सूत्र के माध्यम से। अब आपको निकालना है बी सी का वैल्यू। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी दूरी सूत्र काम कर जाएगा जो हमने ऊपर किया है, लेकिन अब ये बिंदु बदल जाएंगे। अब ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये x2 y2, क्योंकि सूत्र तो वही रहेगा लेकिन बिंदु चेंज हो जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे इसमें हम, देखिए यहाँ पे क्या है, x1 - के x2 का वर्ग प्लस y1 - के y2 का वर्ग। अब y1 माइनस आता है ना, तो माइनस तो ये प्लस बन जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस बना दिया है। तो 6 में से 7 कम, -1 का वर्ग प्लस 4 और 2 6 का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे 1, 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 और 1 37, वर्गमूल 37। इसका मान भी कितना आ गया, वर्गमूल 37। तो वैसे तो दो भुजाएं आपस में बराबर आ चुकी हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज तो हो गया, लेकिन फिर भी तीसरी भुजा निकाल लीजिए आप दूरी सूत्र के माध्यम से। ए सी, ये अब ए और सी इसके बीच की दूरी निकलेगी। अब बिंदु बदल जाएंगे x1 y1 x2 y2। ठीक, तो ये अब लगाएंगे तो ये ऐसा आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो आप नीचे ये बात लिखेंगे, चूँकि ए बी बराबर बी सी आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी का मान भी √37 और बी सी का मान भी क्या है, √37। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी बराबर आ चुका है आपके पास बी सी। हाँ, तो आप लिखेंगे हाँ, दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। चलिए आगे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है बच्चों, ये 14वां प्रश्न है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और तब उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए।
ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको लास्ट में कराऊंगा, पहले मैं 15वां सवाल करा देता हूँ आपको। एक पासे को यादृच्छा फेंका जाता है, उसमें एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पासे को आप फेंकते हैं, जब उछालते हैं तो आप जानते हैं कि पासे में जो संभावित परिणाम है वो कितने हैं, 6। नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट बाय थ्रोइंग अ डाइस, पासे में जो कुल परिणाम हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 6। ठीक है, 6 परिणाम हो सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है लूडो का पासा। लेकिन आपसे पूछा गया कि विषम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है आपको। तो विषम संख्या जो उसमें परिणाम होंगे वो कितने होंगे, या तो 1 आएगा, या फिर 3 आएगा, या 5 आएगा। ये तीनों विषम संख्याएं हैं, तो हमको इन्हीं का रिजल्ट निकालना है। अब पूछा गया है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगी कि फेवरेबल इवेंट, मतलब जो घटना आपको पूछी गई है उसके घटित होने की प्रायिकता बटे कुल परिणाम, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। तो आप लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता बटे 3 बटे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 विषम संख्याएं आ सकती हैं, 1 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 5 भी, कुछ भी आ सकती है, लेकिन उनकी संख्या हमें देखनी पड़ती है। तो वो 3 है और कुल परिणाम कितने, अच्छे हैं। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2, ये उसका 1/2 आंसर है। ठीक, अब इसी में बच्चों एक ऑप्शन था, या तो आप पासे वाला कर लें, या फिर ये दूसरा ऑप्शन था आपके पास। दोनों बड़े आसान थे कि 12 खराब तथा 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। हमने चुन लिया, हमने निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 12 खराब पेन दे रखे हैं और 132 अच्छे पेन दे रखे हैं, वो आपको मिक्स कर रखा है। उसमें से बोला गया है कि अच्छे पेन आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कुल कितने पेन हैं। टोटल पेन आप देखेंगे कि 12 खराब हैं और 132 अच्छे हैं, तो कुल हो गए 144। ठीक, अब आप कहेंगे कि जो अच्छे पेन हैं वो कितने हैं, 132 हैं। उसी में से आपको निकालना है, खराब पेनों में से तो निकालना नहीं है। तो हम पहले अच्छे पेनों की संख्या देखेंगे। तो आपको बोला गया है कि निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता, कि जो आप प्रायिकता निकालेंगे पेनों को, उसकी अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी कि अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 61/72। इसको जब आप काटेंगे आप तो 61/72 आ जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 12 तक ये 2-2 नंबर के प्रश्न थे। तो ये बच्चों हम लोगों ने 15 प्रश्न कर लिए, जिसमें सेक्शन बी आपका ख़त्म हो जाता है और इसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है। तो सेक्शन सी में बच्चों कुछ कैलकुलेशन लंबी होती है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तो वो मैं कल की वीडियो में आपको उसका हल बताऊंगा। इसमें एक प्रश्न रह गया था, 14वां प्रश्न, उसको देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और तब उस पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका काम क्या है बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर जो त्रिज्या दे रखी है इसकी पटरी से नापकर 3 सेंटीमीटर की रेखाखंड बनाना है और फिर आपको वृत्त बनाना है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 3 सेंटीमीटर का आप चाप भरेंगे प्रकार में, और ये आपने क्या बना दी इसकी, ये आप बना देंगे इसका एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आपने बना दिया। ठीक है, यह बना दिया। अब आपसे बोला गया है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, तो मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इसको P नाम दे दीजिए आप। इस पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक, तो कैसे खींचेंगे आप, ये मान लीजिए इसका केंद्र बिंदु O है। आप जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है यहाँ पे कितनी है, OP, और जो भी आप स्पर्श रेखा खींचेंगे मान लीजिए उसका नाम क्या है, PQ है, PQ नाम दे दीजिए। तो आप जानते हैं कि एक संबंध होता है वृत्त की त्रिज्या और जो वृत्त पर स्थित कोई बिंदु, उस पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। ये संबंध होता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच एक संबंध होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का लंब होते हैं एक दूसरे पर, कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप सभी जानते हैं 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है। तो आप प्रकार को थोड़ा कम त्रिज्या का भर दीजिए, आप इसमें प्रकार को थोड़ा कम कर दीजिए। तो आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए ये आपने यहाँ पे ये आपने चाप लगाया, ये आपने एक चाप भर दिया,
किसी भी दूरी का आप चाप भर सकते हैं। यहाँ पे इसने काटा तो यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, ये बनेगा आपको पता है 60 अंश का कोण। और फिर यहाँ पे आप प्रकार की नोक रखेंगे तो ये बनेगा आपका 120 अंश का कोण। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, 90 डिग्री। ये आप छोटी कक्षाओं में सीखते हैं। तो ये आपने यहाँ से चाप भरा, इन दोनों कोणों के बीच में आपको चाप बनाना है। देखिए जहाँ पे इसने एक दूसरे को काटा, यहाँ पे काटा इसने, तो ये जो आप, तो ये बच्चों जहाँ पे काटा वहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, इसको आप PQ नाम दे सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार आपने आसानी से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा गुजार दी। इसमें आपको रचना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न था, ना ही आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत है क्योंकि वो 6 नंबर में करना पड़ता है। यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया। तो ये बच्चों मैंने 2 सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको हल कराए हैं, तो काफ़ी आसान थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आप लोगों ने कर लिए होंगे। आगे हम वीडियो में आगे जो बड़े प्रश्न हैं उसमें कैलकुलेशन बड़ी होती है, सेक्शन सी और सेक्शन डी, उनका भी हल देखेंगे। तो आप देखिए कि आपसे इसमें क्या गलती हो गई है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई होगी क्योंकि बड़ा आसान पेपर था, बड़ा एवरेज पेपर था, फिर भी हो गई हो तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।